हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट परम्यूटेशन थ्योरी में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स का भी आ जाता है और कई बार 8 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये पिछली बार आया हुआ था क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले हम देखते हैं नॉन डीजेनरेट, फिर देखेंगे हम डीजेनरेट। ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट क्या होता है? ये अप्लाई होता है अप्लाइड व्हेन ऑल अनपर्टर्ड एनर्जी लेवल आर डिफरेंट। ठीक है, जब अनपर्ट लेवल हमारे डिफरेंट होगी तब मतलब नॉन डीजेनरेट परम्यूटेशन कहलाता है। और डीजेनरेट परम्यूटेशन कब कहलाता है? ठीक है, अप्लाइड व्हेन टू और मोर अनपर्टर्ब्ड स्टेट हैव द सेम एनर्जी। जब पर्टर्ब्ड की एनर्जी सेम होगी तभी हम मतलब उसको कह सकते हैं कि वो एक डीजेनरेट परम्यूटेशन है। ठीक है, और यहाँ डिफरेंट होगा और यहाँ पर सेम होगा। उसके बाद कंडीशन होती है इनकी कि कंडीशन क्या है? जब ई एन ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ई एम ज़ीरो। ठीक है, तो हम नॉन डीजेनरेट, ये मैंने आपको पीछे करवाया भी था परम्यूटेशन थ्योरी वाला कि नॉन डीजेनरेट वाला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के व्यू से। ठीक है, तो डीजेनरेट के लिए क्या होता है? वो होगा हमारे पास ई एन ज़ीरो इज इक्वल टू ई एम। ठीक है, इक्वल टू होगा तो डीजेनरेट के लिए, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो नॉन डीजेनरेट के लिए। सिंपल। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक है, obtained directly using the expectation value of the permutation Hamiltonian। ठीक है, obtain डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द परम्यूटेशन हैमिल्टन। लेकिन इसको जो है वो हम डायरेक्टली obtain नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये द परम्यूटेशन मैट्रिक्स मस्ट फर्स्ट बी डायगोनलाइज। ठीक है, हमें मैट्रिक्स को पहले डायगोनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, मान लो वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हमें पहले डायगोनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको मतलब उसकी जो है वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें डायरेक्टली वो चीज़ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास है वेव फंक्शन करेक्शन। वेव फंक्शन करेक्शन कैसे हो सकती है? मतलब इजी टू कैलकुलेट बिकॉज एनर्जी डोमिनेटर्स आर नॉन जीरो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि जो एनर्जी के डोमिनेटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नॉन जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पर डीजेनरेट के केस में क्या होता है, वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि जो एनर्जी होती है एनर्जी जो होती है डिनोमिनेटर्स की वो जीरो की इक्विवेलेंट हो जाती है। तो जीरो के इक्विवेलेंट होने के कारण उनको मतलब जो वेव फंक्शन है उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट है वो है मैथमेटिकल कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब जो ये हमारे पास नॉन डीजेनरेट है वो क्वाइट सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डीजेनरेट वाला है वो मोर डिफ़िकल्ट है बिकॉज इट रिक्वायर मैट्रिक्स मेथड। क्योंकि इसके लिए मैंने कहा ना, हमें मैट्रिक्स को पहले डायगोनलाइज करना पड़ता है उसके बाद, तो इसलिए ये मोर डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करता है। इसके बाद हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है इसके बाद इसका एग्ज़ाम्पल है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर विद H4 परटर्बेशन। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल आ जाएगा जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है परटर्बेशन थ्योरी में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एक्सप्रेशन है वो वाला एक्सप्रेशन इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में मान लो 16 मार्क्स का पूछा जाता है तो या 8 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप इसका एग्ज़ाम्पल वो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपके पास जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को आप थोड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद डीजेनरेट का आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन एटम इन अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में कराया है स्टार्क इफेक्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप स्टार्क इफेक्ट को भी यहाँ पर मतलब पूरा फ्रेम कर देते हैं तो आपके जो 16 हैं 16 में से आपको 12 नंबर तो इजीली मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसको निकालेंगे।